एचबीएल पीएसएल का फाइनल, इससे अच्छा कोई भी फाइनल, कोई भी टूर्नामेंट हो नहीं सकता था। जिस तरह का ये टूर्नामेंट का फाइनल हुआ है, आखिरी बॉल तक ये मैच गया है और द मोस्ट डिजर्विंग टीम ने ये टूर्नामेंट जीता है। जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड मोस्ट डिजर्विंग टीम थी। बेस्ट कॉम्बिनेशन था उनके पास। सारी टीमों से अगर मुकाबला किया जाए यार, पूरी टीमों से अगर नज़र रखी जाए, तो एक-एक जो इनको ओपनर्स, मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, स्ट्राइकर, फिर फास्ट बॉलर, स्पिनर सब मिला के बिना उनके पास एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। बस शुरू में वो क्लिक नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। फिर एंड में आके जिस तरह उन्होंने लगातार 4 मैचेस जीते हैं और टूर्नामेंट अपने नाम किया है, होल क्रेडिट जाता है शादाब खान की कप्तानी पे। लेकिन अब बात ये होती है कि ये टूर्नामेंट खत्म हो गया। पीएसएल 9 पाकिस्तान सुपर लीग है। क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, इस पे बात करेंगे। बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े खिलाड़ी इसमें परफॉर्मेंस दे गए और जिन लोगों से उम्मीदें थी, जो बिल्कुल ही बैक पे थे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान को। बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, साइम अय्यूब, ये वो नाम है जो सबको एक्सपेक्टेड था कि परफॉर्मेंस देंगे और देते आए हैं। फिर नसीम शाह की वापसी हुई, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, शादाब खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, इमाद वसीम एज़ ऑलवेज़ द ग्रेट मैच विनर बॉलर कहें या बैट्समैन कहें, मैन ऑफ द मैच रहे फाइनल में भी। उन्होंने सेमीफाइनल भी जितवाया था, यानी कि एलिमिनेटेड 2 भी जितवाया था। फिर आप आज़म खान की बात कर लें, फिर उधर उस्मान खान, यानी उस्मान खान की इसलिए बात नहीं करूँगा, उस्मान खान पाकिस्तान के लिए अब खेलते नहीं, यानी कि डोमेस्टिक खेलते नहीं है और वो शायद कह भी चुके हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो यूएई के लिए अवेलेबल होंगे। जो उनके साथ ज़्यादती हुई वो तो हम सब जानते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से उनके साथ ज़्यादती हुई और वो दिल बर्दाश्त होकर यूएई शिफ्ट हुए और अब वो यूएई की तरफ से खेलना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आप बात करें तो नीचे बॉलर्स की, तो उसामा मीर ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग नज़र आई, आमिर अच्छे नज़र आए। लेकिन जो लोगों से हमें उम्मीद थी, वो बिल्कुल सेटबैक हुआ। नंबर 1 हमारे टी20 के कप्तान, अभी तक जो टी20 के कप्तान हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी वर्स्ट परफॉर्मेंस, फ़खर जमान वर्स्ट परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ़ वर्स्ट परफॉर्मेंस। बीच में वो अनफिट हो गए, लेकिन अगर वो होते भी तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही थी। हारिस रऊफ़ की बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, सरफराज अहमद, उसके बाद फिर आसिफ अली नज़र नहीं आए, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बाद बहुत सुहेल खान की परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बाद हुसैन तलत की परफॉर्मेंस नहीं रही। ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठते चले गए। अब्दुल्ला शफ़ी की परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो इतने, ये वो खिलाड़ी थे जो कि मुझे लगता है जिनमें से 3-4 तो चलें खेल लेंगे, लेकिन आसिफ अली हो गए, सरफराज अहमद हो गए, अपना अपना नसीम शाह के तो अच्छा ही खेले चले, जो फ़हीम अशरफ बेकार खेले। सो ये फिर नोमान रईस को फिर मौका नहीं मिल सका ज़्यादा, फिर धानी को अच्छे मौके नहीं मिले। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ जो नज़र नहीं आई और जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इस पीएसएल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। वही हुआ एज़ ऑलवेज़, द ग्रेट टॉप जो है कैप भी हासिल की, जो है वो बाबर आज़म ने बहुत अच्छी स्कोर उन्होंने किया। उसके बाद मेरे ख़्याल से 650 रन से ज़्यादा का स्कोर उन्होंने किया है। उसके बाद फिर उस्मान खान थे नंबर बेहतरीन कीपर का अवार्ड ले गए, आज़म खान ले गए, बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले गए, उसामा मीर ले गए, बेहतरीन कैप्टन, यानी कि पीएसएल 9 के अगर कैप्टन की बात की जाए तो उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी उस टीम में नहीं है, लेकिन शादाब खान उस टीम के कप्तान है, बाबर आज़म मौजूद है। तो बहुत सी चीज़ें हमें लैक नज़र आई और ये एक सवाल निशान बन गया है हमारे लिए। एक तरफ जश्न तो है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को देखा जाए, तो बैकअप नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और ये बहुत, हारिस की भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो कुछ ख़ास नहीं थी और ये बहुत बड़े-बड़े सवाल उठते चले जा रहे हैं। अबरार ने अच्छी विकेटें हासिल की हैं, अबरार को क्रेडिट जाएगा, 16 विकेटें हासिल की हुई हैं। इफ्तिखार बेनिया हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं लगातार 2-3 महीने से। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, वो वक़्त बताएगा। लेकिन जो बैकअप है ना हमारा, वो कामयाब नहीं हुआ। अब मुझे पता है बाबर आज़म का कोई बैकअप नहीं, रिज़वान का कोई बैकअप नज़र नहीं आ रहा है, इफ्तिखार मेनिया को कोई बैकअप नहीं है। फ़खर ज़मान इन आउट की सिचुएशन पे चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। आमिर ने वहाँ से रिटायरमेंट ली हुई है। इमाद वसीम को लोग कह रहे हैं रिटायरमेंट वापस ले लें। तो शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, कमबैक किया, नज़र आए एक अच्छे सुलझे हुए जैसे थे। जिस तरह बीच में वो गायब नज़र आए थे एशिया कप और वर्ल्ड कप में, लेकिन अब बहुत अच्छे सुलझी हुई बॉलिंग करते हुए नज़र आए और एक मैच्योरिटी उनके अंदर नज़र आई। फिर आज़म खान की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नज़र आई। हैदर अली ने बिल्कुल ही एंड में परफॉर्मेंस दी, चलें दी तो कम से कम, लेकिन बकिया लोगों ने तो वो भी नहीं दी।
तो सबसे मैं तारीफ़ कहूँगा सऊद शकील की यार, उस लड़के ने ओपनर आके जो बैटिंग की है, उसे क्रेडिट जाता है। उसको टेस्ट प्लेयर कहते थे, वनडे प्लेयर कहते थे, टी20 का प्लेयर नहीं कहते थे, लेकिन जिस तरह उसने बैटिंग की है सऊद शकील ने, वर्ल्ड क्लास बैटिंग की है। डर के नहीं, बहुत बिला खौफ होके जो शॉट्स उसने लगाए। सबसे ज़्यादा छक्के साइम अय्यूब ने मारे, 21 छक्के शायद मारे, 17 छक्के या 19 छक्के इफ्तिखार मेनिया ने मारे, इफ्तिखार अहमद ने मारे। उसके बाद फिर और आउटसाइडर्स यानी पोलार्ड ने मारे, हेल्स ने मारे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने मारे। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो एक ऐसा कोई नाम मुझे नज़र नहीं है। मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर वो ये इनएक्सपीरियंस नज़र आया फाइनल में, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, खासतौर पर लास्ट ओवर, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। खासतौर पर लास्ट बॉल तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी मोहम्मद अली की, कि एक तरफ आपने फील्ड सेट की है लेग साइड और में आपने बॉल मिड में देने के बजाय या लेग पे देने या यॉर्क देने के बजाय आपने बिल्कुल ऑफ पे दे दी, उसे सीधी उसने कट मारा और 4 हो गया या सिंगल भी हो गया नॉर्मली, और वो मैच जीत गया। वहाँ पे आपने फील्ड सेट नहीं की गली में, और आपने ना गली में से फील्ड सेट किया आपने, और उसके बाद अब उसने ईज़िली कट मारा, थर्ड मैन पर 4 हो गया। तो थर्ड मैन आपने ऊपर लिया हुआ था, गली क्लियर थी, उसने थर्ड मैन और गली के दरमियान निकाल लिया, पॉइंट से निकल के बॉल चली गई, पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान से निकल के गली से निकल गई। अब यहाँ पे इनएक्सपीरियंस नज़र आया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या पाया? हमने तो बहुत कुछ नहीं पाया, हमने बहुत कुछ खो दिया। और मेरे लिए बहुत अलार्मिंग बात ये है कि मैंने अभी जिसके नाम बताए, ये मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा-मोड़ा कंक्लूजन बता दिया, ऊपर ही ऊपर करके बता दिया, डिटेल में जाएँगे तो बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी। एक-एक प्लेयर को अगर मैं लेके बैठा तो बहुत बड़ी-बड़ी दास्तान हो जाएगी। बाबर आज़म ने प्रूव किया अपने आप को, प्रेशर था बाबर आज़म पे, सबकी तनकीद आ रही थी कि बाबर टी20 नहीं खेल सकता, बाबर को टी20 से बाहर करो, उसने प्रूव करके दिखा दिया। रिज़वान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर आउट थी, फिर इन थी, चलें सही थी। आज़म खान की भी इन आउट थी, बेस्ट विकेट कीपर भी रहे। लेकिन सवाल उठता रहा शाहीन शाह अफरीदी पे, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं। हारिस रऊफ इंजर्ड है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी 0 चली आ रही है। फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं नज़र आई। मुझे लिए सबसे बड़ा सेटबैक नज़र आया सरफराज अहमद। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। सरफराज अहमद को खिला भी नहीं रहे थे उनके जो फ्रेंचाइज वाले हैं, और फिर सरफराज की एक्टिविटी मुझे एंड में बहुत शॉकिंग लगी। बीच में मुझे उस पर थोड़ा सा तरस आ रहा था सरफराज पे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि सरफराज एंड में भी उसका दिमाग वही जी तो पाकिस्तान के शो में लगा हुआ है, तो फिर मुझे लगा कि जब उस बंदे का दिमाग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा चला गया एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स, तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का कि एक तरफ पीएसएल चल रहा है, बेशक क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं टीम का आगे जा पा रही थी, या क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बन पा रही थी, लेकिन आपको होना तो चाहिए था। आप कहाँ से उठ के वहाँ जीतो पाकिस्तान में हिस्सा लेने चले गए, और सारा क्रिकेट जो आपकी बेस है, अगर आप उसी के अंदर ग्राउंड में नहीं नज़र आओगे तो फिर आप क्या कर पाओगे। इसी तरह फ़हीम अशरफ हैं, 0 परफॉर्मेंस नज़र आई मुझे उनकी। उसके बाद कहते हैं कि नेट पे 50 छक्के मार देते हैं आसिफ अली, भाई छक्के तो उन्होंने भी नहीं मारे टूर्नामेंट में। फिर हारिस की भी परफॉर्मेंस वैसी नज़र नहीं आएगी, विकेट कीपिंग भी ख़ास नज़र नहीं आई हारिस की। उसके बाद फिर अब अगर हम कॉम्बिनेशन बनाने बैठे वर्ल्ड कप के लिए या टी20 के लिए, तो आप क्या बनाओगे? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। 4 तो समझ में आ जाते हैं, साइम अय्यूब, फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, रिज़वान ने कल खुद कह दिया कि वो किसी भी पोजीशन में खेलने को तैयार है। तो अगर साइम अय्यूब और फ़खर ज़मान ओपन करते हैं तो बाबर आज़म तीसरे नंबर पे होगा, और चौथे नंबर पे आप क्या आ सकते हैं रिज़वान। 5वें नंबर पे आप आज़म खान को ले लें, या अपना दूसरे किसी भी मेन बैट्समैन इफ्तिखार मेनिया को छठे नंबर पे ले आएँ। उसके बाद कोई भी एक बैटर है जो कि आप खेल सकता है, शादाब आके खेल सकता है, ठीक है ना? तो ये ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इमाद वसीम आ गया, ठीक है। अब फ़ास्ट बॉलिंग की क्या बात की जाए? ना आपका मेन स्ट्राइक बॉलर शाहीन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ना हारिस दे रहा है, सिर्फ़ एक नसीम शाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब आपको ज़रूरत है दूसरे एंड पे, बैकअप किसका है? आमिर रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं है, और आमिर के साथ जो कुछ हुआ, जो आमिर ने किया, तल्खियाँ बढ़ती चली गईं, फिर क्या उसको लेकर आएँगे? मोहम्मद अली इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको लेके जाया जा सके। हसनैन हसनैन की तो अल्लाह ही माफ़ करे, बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। धानी की भी इतना एक्सपीरियंस नहीं कि उसको ले जाया जा सके। फिर आप किसको लेंगे? फिर ये समझ से बाहर है। तो वर्ल्ड कप है, मज़ाक नहीं है। सवाल उठ रहे हैं, बैकअप नहीं है। जैसे इंडिया के पास एक कंप्लीट बैकअप नज़र आता है, इंग्लैंड के पास भी बैकअप है कि यार अगर शाहीन हारिस के बैक कौन है? कोई नहीं है। बाबर और रिज़वान का बैकअप कोई नहीं है। और उसके बाद मिडल ऑर्डर में हमारे पास कोई नाम नहीं है कि तो हम इतना बोलें कि
बहुत बड़े-बड़े नाम हैं कि हम उनको लेके मिडल ऑर्डर में खिला लें, कोई भी ऐसा मिडल ऑर्डर प्लेयर नहीं है हमारे पास। कोई भी एक जनरल जो हमारे पास एक ज़माने में यूनुस खेलते थे, अज़हर अली खेलते थे, हफ़ीज़ खेला करता था, फिर उससे पहले अगर चले जाएँ तो मोहम्मद यूसुफ और इंज़माम खेला करते थे। तो अब वो चीज़ हमारे पास है नहीं, और चाहे टी20 खेलें या आप वनडे ले लें, सवाल उठते जाएँगे। अब्दुल्ला शफ़ीक परफ़ॉर्मेंस आपके सामने। देखिए, मतलब के लिए इमाम भी खेल लेगा, मतलब के लिए अब्दुल्ला शफ़ीक भी खेल लेगा। मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, सेल्फिश इनिंग अब्दुल्ला शफ़ीक खेलता है और उसी को अब्दुल्ला शफ़ीक कॉपी करता है इमाम की। इमाम ने स्टार्ट किया सेल्फिश इनिंग का, उसी को कॉपी की अब्दुल्ला शफ़ीक ने। और अब जब मेन टूर्नामेंट आया जिसमें आपको रिलैक्स होके अपनी अपनी परफ़ॉर्मेंस देनी थी, वहाँ आप तहफ़्फ़ुज़ हो गए। ना आपको भी पता है कि सामने कोई अच्छे मेन वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थोड़ी होते पीएसएल में। अगर हैं भी, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा थोड़ी है। लेकिन फिर आप फिर वही बैठ जाते हो। जब आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, बोर्ड तो छोड़ दें, डोमेस्टिक के लिए बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि फिर हमारे पास डोमेस्टिक में क्या है? कौन है? कहाँ गए हमारे टैलेंट? कहाँ गया वो स्किल्स? कहाँ गए हम ऐसा बहुत बड़ा नाम उठाएँ इस पीएसएल 9 से कि यार सैम अय्यूब को छोड़ दें यार, उसके अलावा बताएँ आप कौन-सा बड़ा हिटर आपको नज़र आया? मुझे बता दें। इफ्तिखार को साइड पे करें, बाबर को साइड पे करें, रिज़वान को साइड पे करें। कौन-सा ऐसा हिटर आपको नज़र आया कि यार ये हो सकता है अगले 2 साल, 4 साल में हमारे लिए बेहतरीन बैट्समैन? कोई ऐसा ओपनर नहीं है आपके पास, कोई ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है आपके पास, कोई ऐसा 6 और 7 पे हिटर नहीं है आपके पास। दुनिया में स्पेशलिस्ट हिटर पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको ग्रूम किया जाता है कि आप जैसे हमारे पास एक ज़माने में अब्दुल रज़्ज़ाक, अज़हर महमूद हुआ करते थे, ठीक है, कि आप नीचे आके हिटिंग करेंगे और बहुत क्लास की हिटिंग करेंगे और मैच फिनिश करके दिखाएँगे। हमारे पास कोई नहीं है। ये बार-बार सवाल उठ रहा है। उसके बाद अगर नसीम शाह, शाहरिस और शाहीन के अलावा आपके पास पीछे कौन है? हसन अली की परफ़ॉर्मेंस भी बहुत बुरी नज़र आई। ठीक है, इमाद के कमबैक नज़र आ रहे हैं। इमाद अल्लाह करे कि अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, तो चलो 2 नज़र आ जाएँगे कि एक शादाब और एक इमाद। नवाज़ की परफ़ॉर्मेंस तो पहले से सफ़र चल रही थी, तो चलो उनको तो साइड में ही कर दें। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? तो ये अगर स्पिनर में देख लो तो चलो बचत हो रही है आपकी, इमाद और शादाब के तौर पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है आपके पास? मुझे ना मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा है जो रिलायबल, देखिए रिलायबल बंदे चाहिए। हम बोले वाह यार क्या छक्के-चौके लगाए, क्या इनिंग खेली, क्या कॉन्फिडेंटली क्या हिटिंग किया बगैर डरे, दिलेराना तौर पे और मैच्योर लेवल पे तौर पे उसने बैटिंग की है या मैच्योर लेवल पे उसने बॉलिंग की। कोई भी नहीं है। सो हमने बहुत कुछ खोया इस पीएसएल में, हमने पाया बहुत कम है। अगर फन, तफरीह सब कुछ अपनी जगह रखें, तो सिर्फ़ वही लोग नज़र आए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। पीछे का बैकअप कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सके। ये बहुत बड़ा सवाल है, डोमेस्टिक में लड़के निकालने पड़ेंगे आपको। सिर्फ़ टी20 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वनडे, टेस्ट हर तरह की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा मुझे एचबीएल, पीएसएल में नज़र नहीं आया, जो आपको पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा कि यार उसको आँखें बंद करके बोलूँ कि यार क्या प्लेयर है। जैसे इंडिया में अगर पीएसएल में 4 से नहीं 5 नाम निकल आ सकते हैं। तिलक वर्मा से लेके, संजू सैमसन से लेके, जायसवाल से लेके शुभमन गिल से लेके इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, रिंकू सिंह है, ऋतुराज है, कौन है? सूर्य कुमार यादव, ये लंबे हिटर्स हैं, ये लंबे टाइम तक अपनी टीम को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली के जाने के बाद। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा अपसेट है कि हमने कुछ नहीं खोया, हमने कुछ नहीं पाया ज़्यादा। हमारे पास जो था, वो था, यही था हमारा टैलेंट, और कोई हम नया उभर के नहीं आया पीएसएल 9 में कि यार ये बात है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। क्रिकेट बहुत तेज़ी से एडवांस होती जा रही है और बहुत तेज़ होती जा रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टी20 हो। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा। हम अभी तक तो कप्तानी ही के सिलसिले में फँसे हुए हैं। हमारा कप्तान ही इस काबिल नहीं है कि हमें तो कोई ऐसा अच्छा कप्तान नहीं मिल पा रहा, जिसको हम कह सकें कि हाँ, यार ये कप्तान हैगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार इसने लंबे अरसे तक इसको कप्तानी तो ये करके दिखाएगा। देखिए इंटर्नशिप नहीं चल रही है। जो लोग ये बातें कहते हैं कि नहीं जी अभी टाइम दो, अभी 1 सीरीज़ गुज़री, 2 सीरीज़ गुज़री,
यार इस तरह करते 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 ना 10 सीरीज़ गुजर जाती है। इंटर्नशिप थोड़ी है फिर कि एक पैच दे दो, एक सीरीज़ दे दो, 2 सीरीज़ दे दो, कोई टेस्टिंग थोड़ी चली है। इस तरह आप अगर 10 सीरीज़ में से 8 सीरीज़ हार गए तो कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा? कौन इस बदनामी को सहेगा? जो पाकिस्तान के फिर नंबर टेबल्स पे भी गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे, फिर हम वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग की सिचुएशन पे आ जाएगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी क्वालीफाइंग सिचुएशन आ जाएगा, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन हर आप आजकल तो हर चीज़ क्वालीफाइंग सिचुएशन पे चल रही है ना। आपके नंबर पॉइंट्स टेबल पे अगर आप रैंकिंग में सही पे रहेंगे आईसीसी की, तो ही फिर आप आगे जाएँगे ना। वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में अगर आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, तो आप कैसे आगे ऊपर जाएँगे? उसके बाद इसी तरह टी आप उसमें चले जाएँ वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग में या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, तो आप क्या करेंगे? हर चीज़ टी20 मारधाड़ थोड़ी होती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक है। डोमेस्टिक से लड़के निकालने होंगे और प्योर लड़के निकालने होंगे, और जो मौजूद हैं उनको अपने आप को मज़ीद मज़ीद एडवांस करना होगा। है टैलेंट, लेकिन वो टैलेंट नहीं है जो क्रिकेटिंग इस वक़्त क्रिकेट की दुनिया में नज़र आना चाहिए। जिस तेज़ी से क्रिकेट बदल रही है, जिस तेज़ी से क्रिकेट फ़ास्ट हो रही है, वो टैलेंट क्यों नज़र नहीं आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको मेरी बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं, क्योंकि बाबर हो गया, रिज़वान हो जाएँ, शाहीन हो जाएँ, साइम अय्यूब हो जाएँ, आज़म खान हो जाए, शादाब हो जाए, इमाद हो जाए, ये नाम पहले से हम जानते हैं, ये मैच विनर्स पहले से जानते हैं, ये हिटर्स हम पहले से जानते हैं। व्हाट न्यू? व्हाट नेक्स्ट? कौन है इनके बैक पे? कोई नहीं। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।